Okay, very good morning to all of you and welcome back. So we already start with a question because moment we were on, so there was a question. So I think it's pertinent that we start by answering the question. है ना? Actually, कई बैचेस में क्लासेस होते तो कई बार वो एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं रहता है कौन से पॉइंट पे हमने लास्ट छोड़ा था. चलो anyway, so like we were discussing I think on third law and then we shifted to I think second law. है ना? हाँ, ऐसे कुछ डिस्कशन हो रहा था. तो उसका मैं कंक्लूजन बता देता हूँ. कंक्लूजन इज दैट जब भी दो फोर्सेस लगेंगे, जैसे मान लो एक फोर्स यूं लगा दी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बराबर, ठीक है ना. या मान लो यहाँ पे कोई फोर्स लगाता हूं ऐसे यूं, तो जो दोनों फोर्सेस होंगे वो बराबर होंगे, पर दोनों के दर्द अलग अलग होगा. पर दर्द के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इन द सेंस कि फिजिक्स वालों को कोई लेना देना नहीं. तो देयरफॉर दर्द कम ज्यादा हो सकता है, वी आर ओके विद दैट. वी आर कंपेयरिंग फोर्स और फोर्स बराबर होगा. देयरफॉर अगर मान लो ऐसे करके फिंगर से फोर्स लगाओगे तो देखना शायद फिंगर पे इतना ज्यादा दर्द नहीं होगा, मे बी यहाँ पे जो है ना ज्यादा दर्द पहुंचे, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फिनोमेना. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फिनोमेना. जैसे मान लो अगर मैं अपने गाल पे देखता हूँ तो अगर वही फोर्स मैं ऐसे लगाऊंगा तो फिंगर में तो शायद कुछ फील ही नहीं होगा, पर गाल में दर्द होने लगेगा. क्यों? क्योंकि वहां पे जो पेन रिसेप्टर्स है, नाउ दिस इज अ टोटली बायोलॉजी आंसर, वहां पे जो पेन रिसेप्टर्स है वो ज्यादा है और यहाँ पे जो पेन रिसेप्टर्स है वो कम है. दैट्स व्हाई. ठीक है ना. well there's some big answers also coming up. Aditya Bhatia has given a big answer. थोड़ा शॉर्ट रखा करो. इतना तो पढ़ने में टाइम चला जाएगा. ध्रुव, प्रियंक, आदित्य, सौरभ, गुड मॉर्निंग मैसेजेस. Aditya says, can we consider the chemical reaction also so that the mass is decreasing as we would consider reactants as system and of gas is formed, the mass is decreased of the system. No, that does not happen. ठीक है ना. चलो अब सुनो, मैं इसका आंसर बताता हूँ. सौरभ मिश्रा से इसकी फिजिक्स वालों को क्यों टेंशन नहीं, फिजिक्स वाले अपने जिंदगी में मस्त. ऐसे नहीं है, बट देखो हर एक का अपना अपना एरिया डिफाइंड है. ठीक है ना. तो देयरफॉर यू नो व्हेन वी कंसीडर फोर्स, वी कंसीडर फोर्स ओनली, नॉट पेन. तो पेन जो है ना बायोलॉजी वालों को देखना पड़ता है कि भाई दर्द ज्यादा हुआ, कम हुआ, क्यों हुआ, वगैरह वगैरह ये सब चीज. बट फिजिक्स वाले का कंसिडरेशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में से फोर्स, और फोर्स बराबर होगा. सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हिट ईच अदर, तो इन दैट केस क्या होगा, दोनों के आपस के फोर्स बराबर होंगे, लेकिन हाँ पेन अलग अलग हो सकता है. ठीक है ना. चलो आई थिंक आफ्टर दैट वी आल्सो स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ. तो सेकंड लॉ था, मैं फटाफट बता देता हूं, F is proportional to dp dt. ठीक है. और यू नो इसमें जो कांस्टेंट है, इसके जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को 1 बनाया गया. कैसे? यूनिट्स वगैरह ये सब चीजें अच्छे से चूज करके कांस्टेंट को 1 बनाया गया. तो देयरफॉर F became equal to dp dt. ये हो गया सेकंड लॉ. ठीक है. फिर कल किसी ने बताया था कि सेकंड लॉ तो ये भी होता है, F is equal to ma. तो उसके बारे में भी हमने कुछ कुछ डिस्कशन किए थे. तो एक काम करते हैं, इसी पे जो है ना एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. इन द मीनवाइल हेतार्थ has also asked a doubt, and that is एक और डाउट है कि स्पेस वैक्यूम में अगर हम बहुत भारी बॉक्स को एक फिंगर से थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो क्या वो मूव करेंगे? आंसर इज बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे. समझ लो ना. इट विल डेफिनेटली डू. हाँ देखो, अमाउंट अलग अलग हो सकता है. अगर भारी सा बॉक्स ले लोगे या भारी सा कोई वॉल ले लोगे, दीवार ले लोगे और स्पेस में चले जाओगे, इन दैट केस अगर तुम ऐसे करके एक हल्का सा फोर्स लगाओगे, इन दैट केस उसके मूवमेंट बड़े स्लो होगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, होगा जरूर, ये जरूर होगा. ठीक है ना. सो देयरफॉर ऐसे नहीं कि कोई न्यूटन्स लॉ के कोई एक्सेप्शन वगैरह है, ऐसे कुछ नहीं है. यू नो बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसके इफेक्ट कम होगा, छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसके इफेक्ट ज्यादा होगा. दैट इज द आंसर है. प्रियंक से इसकी अर्थ पे नहीं करेगा. प्रियंक का तुमने कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया सेंटेंस. मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने इसका मतलब क्या मीन किया, अर्थ पे नहीं करेगा. व्हाट डू मीन बाय दैट? तो मे बी जस्ट प्रियंक एक बार एक्सप्लेन कर दो. इन द मीनवाइल लेट मी गो टू whom? Let me go to Rohani Dua. Rohani? Yes, Rohani, can you be on air? Rohani Dua? Yes, sir.
Yes, कल sir. हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था इसके ऊपर कि क्या ये सेकेंड लॉ है. Yes, sir. Rate of change of momentum. ना समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या ये सेकेंड लॉ है. तो उसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था. उसका जो भी आउटकम था या जो भी तुम्हारे दिमाग में है बताओ, जल्दी बताओ. Sir, it is the derivation which we get from the second law. मेरा क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि क्या ये सेकेंड लॉ से डिराइव्ड है. मैं कुछ और पूछ रहा हूँ. मैं पूछ रहा हूँ क्या ये सेकेंड लॉ है. यस रोहानी. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यू से यस. इन द मीनवाइल सौरभ मिश्रा ने नो आंसर किए हैं. ठीक है ना. तो अलग अलग आंसर्स आते हैं. मैंने दो ही ऑप्शन दिया, यस या नो, यानी दो ही ऑप्शन आ सकता है. शिखर सेज नो. प्रियंका सेज कि नहीं, इट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ. आई थिंक दैट इज द क्लोजेस्ट टू द करेक्ट आंसर. Bhumi Yadav will also say the same thing, and that is a special case of second law. Shikhar has said ki it is a special case when mass is equal to zero. Sir, it happens. Sir, it happens when the mass is constant. तो therefore शिखर तुम अपना टाइपिंग ठीक करो. तुमने लिख दिया मास को जीरो. कांस्टेंट लिखना था, गलती से जीरो लिख दिया. मुझे लग ही रहा था. चलो कोई बात. यानी देखो, इट इज अ स्पेशल केस व्हेन डेल्टा m इज इक्वल टू जीरो. यानी दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन डेल्टा m इज इक्वल टू जीरो. यानी जब मास कांस्टेंट. आई थिंक बाद में यू आल्सो चेंज योर आंसर. चलो ठीक है. Aditya has also given the same thing. Shikhar has also later on changed it, and that is a special case when the mass body isn't being treated with thrust force, that is DMDT. सौरभ, फिर लैंग्वेज गड़बड़ बेटे. रुको अभी मैं चेंज करना चाहूंगा या करेक्ट करना चाहूंगा. इज दैट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ. ठीक है ना. where the body isn't being treated with thrust force. तो ये नहीं होता है बेटे. thrust force हो कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It's a special case when mass is constant. बस यही इसका आंसर है, और कुछ जरूरत नहीं आंसर. So therefore don't make thrust force or something like that as a part of the answer. इसका आंसर यही है. It's a special case when mass is constant. बस thrust force हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है. चलो ठीक है. Today we will be talking about लेकिन क्या है ना कि हम लोग जो केसेस डिस्कस करने वाले हैं उसमें मोस्टली देखना मास कांस्टेंट होगा, यानी डेल्टा m जीरो होगा. सो देयरफॉर वी कैन मोर और लेस टेक दिस एज द सेकंड. ठीक है ना, दिस वन. क्योंकि हम लोग जो केसेस डिस्कस करें मास कांस्टेंट है, तो फिर क्यों इधर उधर करें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हाउ डू वी अप्लाई सेकंड. तो स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग सेकंड लॉ, अ स्पेशल केस F is equal to ma. इस सेकंड लॉ को लगाने का कुछ स्टेप्स है. I want to know the steps of that. ठीक है. तो स्टेप्स कैसे पता चलेगा, है ना. तो स्टेप्स इस तरह से पता चलेगा. नंबर 1, choose a set of coordinate axes. तो choose coordinate axis. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट. Second is draw all forces. जितने भी फोर्सेस है, कौन से, ओनली एक्सटर्नल. मैंने पहले ही बोल दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, किसी में भी इंटरनल फोर्स का हम लोग कोई वो नहीं करते, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते. देन ड्रॉ ऑल कंपोनेंट्स, यानी ड्रॉ components along x, y, z. यानी ये जो फोर्सेस है ना, कभी कभी देखना फोर्स किसी डायरेक्शन में होगा, है ना. देखना कभी कोई फोर्स कुछ डायरेक्शन में होगा, कभी कोई फोर्स किसी और डायरेक्शन में होगा, वगैरह वगैरह. तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं. हमें क्या करना है, अगर फोर्स ऐसे होगा तो उसका y कंपोनेंट, उसका x कंपोनेंट वो अलग अलग से ड्रॉ कर. क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन लिखने वाले हैं. नाउ राइट सेकेंड लॉ इक्वेशंस. कैसे? a सिग्मा fx इज इक्वल टू ma. यानी जितने भी फोर्सेस है उनके जो x कंपोनेंट के फोर्सेस है, या उनको ऐड करके जो नेट फोर्स बनता है x के अलावा, सिग्मा fx इक्वल टू mx. फिर b हो गया सिग्मा fy इज इक्वल टू may. c हो गया सिग्मा fz इज इक्वल टू maz.
यानी तुमसे अगर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन पूछा गया है तो एक्चुअली तुमको 3 सेट ऑफ इक्वेशन लिखने पड़ते हैं। अच्छा, इसको तो हर क्वेश्चन में मुझे 3 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। मोस्टली तो 1 या 2 से काम चल जाता है। 3 वाला तो बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। मतलब 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में शायद तुमको तीनों एक्सिस के इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, बट जनरली 1 या 2 एक्सिस से हमारा मोस्टली काम चल जाता है। ठीक है, तो 2 तो लिखने ही पड़ते हैं मोस्टली, बट 3 बहुत रेयर है। यानी एक बार दोबारा समराइज कर रहा हूं। पहली तो यू हैव टू चूज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, द मोमेंट आई से यू चूज, तो बोला अरे आप मेरे ऊपर डाल दिए, कुछ ऐसे तरीका बताओ ना कि बस हम फॉलो करें और आंसर आ जाए, या आपने तो हमारे ऊपर डाल दिए। चलो देखते हैं चूज कैसे करना चाहिए। आरव, हाउ शुड वी चूज एक्सेस? सर बस तुमको करना है। हाँ, कैसे चूज करोगे? सर जो ग्राउंड के अलोंग होगा सर वो एक्स एक्सिस होगा, जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सिस होगा, और उन दोनों के बीच। नाउ एवरीबॉडी हैज हर्ड व्हाट आरव हैज सेड, तो लाइक आई होप कि नेक्स्ट जिससे भी पूछूंगा मैं वो उसको रिपीट नहीं करेंगे, वो अपना कुछ ऐड करेंगे। अनुभव दास, Yes, sir. how do we choose axis? You have heard Arif's answer. Now you also answer. सर राइट साइड जो भी होगा उसमें सर हम एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस अपवर्ड्स डायरेक्शन में जेड एक्सिस ले सकते हैं, और टुवर्ड्स नॉर्थ वी कैन टेक पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब क्वेश्चन के लिए वेट तो करने की जरूरत नहीं लग रहा है मुझे। नो तो पहले एक्सिस चूज कर रहे हो, यानी क्वेश्चन Yes, देखोगे sir. पहले एक्सिस चूज करने के लिए, या एक्सिस पहले ही चूज कर लो, जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें फिट कर देंगे, ऐसे होगा? एक्सेल अपने आप ही दिख जाएगा सर वही कांस्टेंट रखेंगे ना सर, जितना हम लेते हैं सर, जैसे ऑन अ पेपर जैसे हम लेते थे एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट, वाई अगेन वाई टुवर्ड्स नॉर्थ, पॉजिटिव वाई एक्सिस टुवर्ड्स नॉर्थ, और जेड परपेंडिकुलर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ओके, चलो ठीक है, एक लास्ट किसी और से पूछते हैं और फिर देखते हैं अगर कोई और आंसर आता है तो देन वी विल डिस्कस। अजितेश बोरा, अजितेश यस सर। ये बताओ कि एक्सिस पे कैसे चूज करोगे? सर वैसे ही चूज करेंगे सर, पहले ही एक सेट ले ठीक लेंगे। है, मतलब जैसे बता रहे। यस सर। हार्दिक has given a different answer, इसलिए मैं हार्दिक के पास सीधा आऊंगा। हार्दिक, how will you choose axis? एक्सेस मतलब चूज करिए हमने, पहले उनको कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन उसके हिसाब से देखेंगे। नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या देखोगे? सर जैसे कि अगर फोर्स किस डायरेक्शन लग रही है, पॉजिटिव एक्स में लग रही है, पॉजिटिव वाई नेगेटिव में लग रही है, एक्सिस मान लो 238 फोर्सेस लग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन, फिर क्या करोगे? तो सर कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना। तो देन यू माइट सी कि एग्जाम में अगर आएगा तो हम तो छोड़ देंगे। 238 फोर्सेस कौन हैंडल करेंगे? नहीं, तो एक्सिस कैसे चूज करोगे? अभी पिन पॉइंटेड आंसर नहीं आया। फिर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से एक्सिस कैसे चूज करो, ये मेरा सवाल था। अभी उसका आंसर उतना ढंग से नहीं आया, कुछ आइडियाज आ रहा है कईयों के। लेट मी गो टू, हाँ बोलो। मैं बोल रहा था एक्सिस के हिसाब से क्वेश्चन। चलो ठीक है, ओके, आई गॉट योर आंसर। प्रियंका अग्निहोत्री, क्विकली। सर क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक्सेस बनाना होगा। कैसे, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या बेसिस होगा? जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहां को ओरिजिन लेके, जैसे हम उसमें करते थे ना प्रोजेक्टाइल में, और नहीं फिर नहीं, ना प्रोजेक्टाइल में तो फिक्स होता था कि एक्सेस ऐसे और ऐसे होगा, ठीक है ना? तो इसलिए प्रोजेक्टाइल में तो फिक्स होता था, तभी तुम इक्वेशन यूज कर पाओगे। अगर एक्सेस बदलोगे प्रोजेक्टाइल में तो इक्वेशन सारे इनवैलिड हो गए। वेरी फिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग। सर फॉर मल्टीपल फोर्सेस हम ऐसे करते हैं सर, एक फोर्स को हमने एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स बना दिया, उसको एक्स एक्सिस बना दिया, फिर उसके फिर बात सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सर सरफेस के हिसाब से देख सकते हैं, जहाँ फोर्स लगा रहे हैं उसके आंसर दैट इज सरफेस के हिसाब से। सर किसी एक सरफेस के अलोंग एक्स। ठीक है, आई मोर और लेस गॉट द आइडिया। आई मीन, ओके, देव गोयल, यू आर आल्सो गिविंग एन इंटरेस्टिंग आइडिया। देव, कैन यू टेल मी व्हाट आर यू थिंकिंग? सर हम क्वेश्चन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से डिफरेंट बना सकते हैं, बस जो तीनों एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नहीं, वो तो 3 एक्सिस तो परपेंडिकुलर अलावा तुम चूज ही नहीं कर पाओगे, वो तो एक लिमिटेशन है ही। बट 3 परपेंडिकुलर, देखो मैं बताता हूँ, मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ बताता हूँ। 3 परपेंडिकुलर तो ये भी है, देखो ये 3 परपेंडिकुलर हो गए, है ना? तो ये 3 परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड, तो ऐसे भी तो चूज कर सकता हूँ, ऐसे भी तो चूज कर सकता हूँ।
ऐसे भी तो चूज कर सकता हूँ, तो इनमें से कैसे चूज करेंगे, ये मेरा सवाल था। सर हम ऐसे करेंगे कि सारी फोर्सेस मोस्टली एक्सिस पे लाइन करें तो फिर कैलकुलेशन वगैरह सब आसान। Okay, I think that's a good idea that Dev is saying is that कि एक काम करो, पहले देखो क्या क्या फोर्सेस है, फिर देखो कि कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा फोर्सेस है, उसको एक्सिस बना लो। पता है क्यों? कि उसमें फिर कंपोनेंट्स हमें कम करने पड़ेंगे, यानी हम अपना काम को हल्का करें। So it's a smart work rather than anything else. चलो ठीक है, नॉट ए बैड आइडिया। ओके सुनो, अब सुनो, मैं फाइनल आंसर जो दे रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना। पता है एक्सिस का चॉइस हम लोग जनरली कैसे करते हैं? हम लोग जनरली एक्सिस का चॉइस, अच्छा पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, तुम जो मर्जी एक्सिस चूज करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए, है ना? तो जनरली देखना है इसका जो चॉइस ऑफ एक्सिस होता है, तो जनरली वी टेक वन ऑफ द एक्सेस, आइदर एक्स, वाई और जेड, यानी कोई एक एक्सेस, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, along the direction of motion। इससे देखना सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। बॉडी जिधर भी मूव कर रहा होगा, बॉडी चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे इस तरफ आ जाए, जिस तरफ वो जाने वाला है या जिस तरफ जा रहा है, उसी तरफ एक्सिस एक को डाल दो, एक्स वाई जेड में से एक को डाल दो, देखना सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे। तो मैं फिर से बता रहा हूं, choose coordinate axis such that one of the axis x, y और z is along the direction of motion. But you might say कि अगर मोशन नहीं हो रहा है तो जैसे सपोज मैंने कोई जैसे मोबाइल पकड़ लिया मैंने, है ना, और ये देखो मोशन तो हो नहीं रहा है, फिर हम क्या करेंगे? इन दैट केस हम देखेंगे इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है। जैसे आई एम श्योर इस इंक्लाइन प्लेन वाले सिचुएशन को देख के तुम भी कहोगे और बड़ा ऑब्वियसली कि इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर, इधर है ना। अभी मूव तो नहीं कर रहा है, मैं भी एक्नॉलेज कर रहा हूं कि ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसका टेंडेंसी है इस तरफ जाने का, तो उसी की तरफ ले लो। यानी दो चीजें हमें देखना है, अगर बॉडी मूव कर रहा है तब तो अच्छी बात है, और अगर मान लो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो दैट केस हम क्या करेंगे? along the direction of motion और टेंडेंसी ऑफ मोशन। यानी फोर्सेस को उतना मत देखो, बल्कि अब मैं कहूंगा कि जितने भी फोर्सेस है, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 5000 हो, उनको अब ऐसे कंपोनेंट करो कि along the motion और perpendicular to the motion। ये मेरा कैसे कहने का मतलब। तो therefore ऐसे नहीं है कि एक्सिस जो मर्जी अगर चूज करो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक एक्सिस लेते हो, चाहे एक्स ले लो, चाहे वाई ले लो, चाहे जेड ले लो, वो तुम्हारी चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। या अगर उसका कोई मोशन के इंटेंडेड डायरेक्शन है तो उसी के अलोंग ले लो, तो देखना हमेशा फायदे में रहो। तो ये हो गया अबाउट चॉइस ऑफ एक्सिस। सेकंड स्टेप तो आसान है, एक बार एक्सिस चूज हो जाए तो जितने भी टेढ़े मेढ़े फोर्सेस हैं उनको साइन थीटा कॉस थीटा करके कंपोनेंट हम कर लेंगे। ये भी कोई टफ टास्क नहीं है, दैट वी कैन वेरी इजीली डू, है ना, ये तो कोई कठिन टास्क है ही नहीं। फिर ड्रॉ कंपोनेंट्स आराम से, सेकेंड लॉ का इक्वेशन एक्स वाई जेड। अभी एक और फायदा बताऊं, अगर तुम डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग एक एक्सिस लोगे ना, इन दैट केस कई बार नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाते। क्यों? क्योंकि उसके जो परपेंडिकुलर है, यानी अगर मान लो मोशन इधर है सपोज, यानी उसके परपेंडिकुलर के अलोंग नेट फोर्स 0 होगा। तो देयरफॉर कई बार क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ इक्वेशंस पे एक का कटौती हो जाता है। कई बार होता है, हमेशा नहीं होगा, कई बार हमें फिर भी सारे एक्सिस का निकालना पड़ता है, वो एक अलग बात है। क्योंकि वर्स्ट केस में 3 एक्सिस के अलोंग 3 इक्वेशन तो हमें लिखने पड़ेंगे, ये वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर चॉइस ऑफ एक्सिस एंड रिलेटेड स्टफ, ठीक है ना। चॉइस ऑफ एक्सिस एंड रिलेटेड स्टफ, ये आई होप कि नोट कर चुके होंगे। आज हम लोग, अब लग रहा होगा, अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि चलो ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। नहीं जी, अभी बहुत दूर है क्वेश्चंस। तो आज के क्लास में तो शायद ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अब डिस्कशन करेंगे फोर्सेस के फीचर्स बहुत दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तब जाके देखना अच्छे से ड्राइंग भी बना पाओगे, कंपोनेंट भी बना पाओगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फोर्स एंड दैट इज ग्रेविटी। हर फोर्स के बारे में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन, ठीक है, तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन,
चौथा है नेचर, यानी फोर्स या पुल, ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है। पांचवा, समटाइम्स सम यूनिक फीचर्स आते हैं जो कि उस पर्टिकुलर फोर्स के लिए बड़ा यूनिक चीज है, इसलिए हम लोग उसको जो है स्टडी करना चाहेंगे। तो दैट्स व्हाट आई एम मेंशनिंग एज यूनिक फीचर्स। पहली बात तो Bhumija has asked a question, and that is now there are a few more questions actually. Hardik has asked कि कि अगर बॉडी मूव ना कर रहा हो तो मैंने बताया था ना कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो इन दैट केस टेंडेंसी ऑफ मोशन के हिसाब से एक्सिस चूज करें, टेंडेंसी कि किधर बॉडी मूव करना चाहता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। Bhumija has also asked a question, that is पुली वाले केसेस में क्या एक्सिस लेंगे, उसमें तो मोशन नहीं होगा पुली के एज ए होल। नहीं, ऐसे तो नहीं है, पुली वाले केस में मोशन हो सकता है। जैसे पुली है, एक तरफ 10 kg का मास है, एक तरफ 6 kg का मास है, तो मूवमेंट होगा ना, पुली का नहीं होगा। बट पुली पे एक्सिस लगाता ही कौन है? हम तो इन ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सिस लगाएंगे जो कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो यानी क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस ले लो और वर्टिकल एक्सिस लेके इक्वेशन लिख लो। तो द चॉइस इज वेरी क्लियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मोशन हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस के अलावा, यानी वाई एक्सिस को जो है एक्सिस ले लो और इक्वेशन लिख लो। तो सोल्यूशन है, ऐसे बात नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। प्रियंक सेज एफबीडी, हाँ वो जो डायग्राम होता है ना जिसमें हम लोग सारा फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं, उसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम, यानी फोर्स डायग्राम। सर अब तुम बोलोगे फ्री नाम क्यों दिया गया? अब क्योंकि तुमको फ्री में बनाना पड़ेगा शायद, इस वजह से। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर जैसे कि आपने इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रख दिया और उसका ऊपर से भी फोर्स डाल रहे हैं और फ्रिक्शन भी है, तो सर जो नीचे उसका एक कंपोनेंट जो नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन और वो वाला फोर्स उसको बैलेंस करते हैं, तो दोनों जगह टेंडेंसी है मोशन की, तो उस समय फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कैसे लेंगे? नहीं, देखो एक्स एक्सिस में प्लस और माइनस अपने हिसाब से करो, वो कोई दिक्कत नहीं, पर एक चीज तो क्लियर हो गया ना, अगर इंक्लाइन प्लेन है तो एक्सिस ऐसे लेंगे। यस सर। अब तुम लोग नहीं ऐसे नहीं लेके, अगर मैं ऐसे लूं तो देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा लाइन पे लिया जाए। ऐसे लोगे तो फोर्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे, और ऐसे लोगे तो वो फोर्सेस पॉजिटिव वाले अब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, इतना ही है। इक्वेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं ऐसे एक्सिस लूं या ऐसे चॉइस करूं, ऐसे चॉइस करूं। तो इस केस में आई थिंक दिस इज अ बेटर चॉइस। सर और पुली में तो एक सेकंड, इनमें से ये भी ओके है, ये भी ओके है, उसमें इतना इंपॉर्टेंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आंसर सेम ही आएगा। हाँ वो तो कोई दिक्कत, इसलिए वो मैंने हाईलाइट नहीं किया था। मैं बोला था एक्सिस का चॉइस किस ओरिएंटेशन से करोगे, उसमें अगर थोड़ा सा आगे पीछे करते हो दैट्स नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए इतना कुछ। हाँ तो जो मैं कह रहा था, ग्रेविटी फोर्स, इसके फीचर्स जानना है हमें कंप्लीटली। नंबर 1 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल टू, चलो ये आसान वाला है, इसको तो मैं बता ही देता हूँ, mg। चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ किसी के पास, देखता हूँ डायरेक्शन के बारे में क्या आइडिया है ना। अदिति राज, यस सर। थोड़ा जल्दी जल्दी करना। अदिति राज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स? सर डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड्स, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अदिति सुनो, अभी रुको, अभी जाओ मत, अभी रुको, सुनो। सपोज मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, यस सर। ये गलत है या सही है? क्योंकि तुमने डाउनवर्ड्स बोला, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। सर डाउनवर्ड ही होता है सर, गलत होना चाहिए। अच्छा ये गलत होना चाहिए, चलो ठीक है, अभी रुको। सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे मैंने एक मास रखा है, इस मास पे ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? चलो एक डायरेक्शन ए, एक डायरेक्शन बी। तो अदिति बताओ, अदिति। यस सर। इस मास पे ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन ए है या बी है? बी है सर शायद। तो बी तो अपवर्ड्स हो गया। अब क्या करूं? सर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए सर कुछ करके। नहीं तो या तो पूरा बताओ, क्योंकि तुमने बोला डाउनवर्ड्स, तो मैंने ये बनाया तो तुमने इसको गलत करा दिया। जब मैंने ये बना दिया तो इसी को सही बोल रहे हो।
Okay, anyway, don't worry, I am trying to mislead actually. देखो डाउनवर्ड्स एज एन आंसर इज ओके, क्योंकि हम लोग जनरली एक चीज मान लेते हैं अर्थ के कंटेक्स्ट में कि एक्सिस अपवर्ड्स, यानी अपवर्ड्स मतलब इन द सेंस कि अर्थ के सरफेस के हिसाब से अपवर्ड्स, तो देयरफॉर इस केस में भी पता है कैसे एक्सिस होगा, एक्सिस ऐसे होगा, देखो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये देखना वाई एक्सिस, ओके सर। ये हो गया वाई एक्सिस, ये अपवर्ड्स माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं तुमको एक ड्राइंग बनाता हूं, सपोज ये, अब बताओ ये बंदा अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है अदिति? सर ये बंदा उल्टा है ना? ये उल्टा है। अच्छा तो ये बताओ कि ये बंदा यहाँ पे सीधे खड़े हैं या उल्टे खड़े हैं? सर एक्सेस के हिसाब से सीधा खड़ा है, क्योंकि एक्सेस चेंज कर दिया हमने। यानी देख रहे हो एक एक, यानी देखो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इज दैट फिजिक्स में वर्डिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए पता क्या होता है, इतना कंट्रोवर्सी अवॉइड करने का एक बेहतर तरीका है। मैंने अभी देखा बहुत लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पे, प्रथम, आरव है ना, और भी लोगों ने दिया, अनफॉर्चुनेटली कई बार बहुत सारे आंसर ऊपर चला जाता है। सौरभ ने भी अटेम्प्ट किए हैं, रोज, भूमिजा, प्रियंक, एवरीबॉडी इज अटेम्प्टिंग, आई मीन संकल्प, सौरभ, तो ये बेटर आंसर पता क्या होता था कि टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। वैसे अगर तुम बहुत स्पेसिफिक करो तो अर्थ भी जरूरी नहीं है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, मून, प्लैनेट, स्टार, जहां पे भी ऑब्जेक्ट है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट, ये होता है वेट। हाउएवर लूजली अगर हम डाउनवर्ड्स यूज करते हैं तो उसमें ऐसे कोई मिस्टेक कुछ नहीं है, ये तो मैं ऐसे थोड़ा सा जबरदस्ती बताना की कोशिश कर रहा था कि देखो वर्डिंग्स थोड़ा सा अच्छे से यूज करना। तो व्हेन आई से डाउनवर्ड्स मींस मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो एक्सिस होगा वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ और ग्राउंड से नीचे की तरफ फोर्स होगा, तो देयरफॉर डाउनवर्ड्स इज नॉट अ रॉन्ग आंसर, आई एम एक्सेप्टिंग इट, बट विद अ क्लॉज दैट जब तुम आंसर दे रहे हो तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखना, और कोई बात। चलो डाउनवर्ड्स भी एक्सेप्ट हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट्स अ बेटर आंसर। ओके, नाउ लेट्स गो टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब समझो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ये फोर्स लगता कहां पे, इसमें एक और आंसर भी आया है भाई शौर्य चौधरी, दैट इज रेडियली इनवर्ड्स है सेंटर की डायरेक्शन। चलो ठीक है, आई मीन आई थिंक यू आर यूजिंग ऑलमोस्ट द सेम वर्ड्स, है ना, चलेगा चलेगा चलेगा, ओके है। संकल्प से सेंटर ऑफ द बॉडी चलेगा, दीस आर ऑल ओके। आई नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लगता कहां पे है ना। चलो बिफोर यू आंसर दिस लेट मी पॉइंट आउट समथिंग एल्स। हमने अभी बताया दैट स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू ma। चलो ठीक है, और कब होता है वगैरह सब हमने अच्छे से डिस्कस किया, तो इसलिए कोई चीज छूटा नहीं। मैं पूछना चाहूंगा ये A क्या है, ठीक है, तो देखता हूं कौन क्या आंसर देते हैं। आद्या, आद्या बेटे, व्हाट इज दिस A? ये A क्या है आद्या बेटे, A क्या है? ओ Adya has just become offline. चलो कोई नहीं, maybe somebody else. पलक मित्तल, ये एक क्या है बेटे? सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका? सर ऑब्जेक्ट का। अच्छा चलो ठीक है। यू नो व्हाट, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन बोलते एक छोटा सा परेशानी आएगा, पता है क्या परेशानी आएगा, कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने गिरा दिया, चलो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके है, बट मान लो मैंने इसको ऐसे गिराया, अब समझ में आया ना। अगर इसको स्लो मोशन में देखोगे, इसको अगर स्लो मोशन में देखो तो पता कैसा होगा, ऐसे ऐसे। अब बताओ, या तो हर पॉइंट का अलग अलग एक्सेलरेशन है, अब मैं क्या करूं? यस किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्सेलरेशन। ओके, वेरी गुड आंसर एंड वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। व्हाट पलक इज सेइंग इज दैट किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे होना चाहिए। ओके, देखता हूं इसका आंसर और किसी ने कुछ दिया तो है। आदित्य हैज गिवन की Ruhani says acceleration of object in direction of motion. Priyank says acceleration of center. Pratham says acceleration from center of mass. Okay, fine. Now finally I've got the right answer. I think और भी एक दो जनों ने बताया center of mass. अनुभव, I think इसके पहले भी आदित्य शर्मा, अनुभव दास. Now people are saying center of mass. बिल्कुल सही आंसर है। यानी ये acceleration जो मर्जी acceleration नहीं है, ये है acceleration of सेंटर ऑफ मास। यानी व्हाट पलक इज सेइंग इज दैट कि क्योंकि ऐसे केस में हर पॉइंट का अलग अलग एक्सेलरेशन है,
तो देयरफॉर अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगाता हूं F = ma, उसमें जो a निकलेगा वो एक स्पेसिफिक पॉइंट का निकलेगा। अब सवाल है कि कौन सा पॉइंट? पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। तो ऑब्वियसली फिर एक नया क्वेश्चन छिड़ गया, अरे बाप रे, कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन बहुत डिटेल में हम लोग करेंगे अगले चैप्टर में। तो देयरफॉर अभी इसको मैं बाईपास कर रहा हूं। पीमेट से कैसे चलेगा बाईपास? अगर इस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है तो ना, देखो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पता है क्या स्टडी कर रहे हैं? ओनली पार्टिकल्स। पार्टिकल में तो अलग अलग पॉइंट तो है ही नहीं, तो देयरफॉर अलग अलग पॉइंट का अलग अलग एक्सेलरेशन होने का भी कोई स्कोप नहीं है। तो देयरफॉर इन दिस केस, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग ओनली पार्टिकल्स। टू अवॉइड दिस, क्या चीज? इस सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन और अलग अलग पॉइंट्स के एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग therefore we are studying only particles. So therefore we study particles in this chapter. इसलिए पता है क्या, कई फॉरेन ऑथर की किताब में देखना इस चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन होता ही नहीं। पता है क्या इस नाम चैप्टर का नाम है? पार्टिकल डायनेमिक्स। पढ़ते लॉज ऑफ मोशन ही है, पर चैप्टर का नाम क्या है? पार्टिकल डायनेमिक्स। क्यों? हम लोग सिर्फ पार्टिकल पढ़ रहे हैं। क्यों पार्टिकल पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो तुम इतना सिंपल ऑब्जेक्ट लाइक द मार्कर भी स्टडी करना चाहते हो तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी ऐसे आ रहा है तो हर एक का अलग अलग एक्सेलरेशन, तो न्यूटन्स लॉ में भी एक एक्सेलरेशन आएगा, वो किसका है? तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए उस प्रॉब्लम का जड़ ही खत्म कर दिया। कैसे? हमने सिर्फ पार्टिकल को स्टडी करना है। तो पार्टिकल में तो अलग अलग कुछ नहीं, एक ही पॉइंट है, तो देयरफॉर उसमें एक ही एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? ये। तो देन यू माइट से फिर ये सेंटर ऑफ मास वाला कब करेंगे? वो अगले चैप्टर से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो वी विल डिस्कस बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो हम लोग जो है सिर्फ पार्टिकल स्टडी करें। बट देन यू माइट से पार्टिकल तो होता ही नहीं है कुछ। पार्टिकल क्या होता है ना? पार्टिकल को हम कैसे स्टडी करें? आंसर इज वेरी राइट। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल? What we mean by particle in this particular chapter is कि जब हर पॉइंट एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है, that is what we are going to call as particle. Example, or particle type of situations. यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टिकल या पार्टिकल जैसे सिचुएशन। नहीं, से पार्टिकल जैसे सिचुएशन का मतलब क्या है? जैसे ये देखो, है ना, ये है पार्टिकल जैसे सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अगर इसको स्लो मोशन में देखोगे तो ये बॉडी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, इसके इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इसके इधर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, इसके इधर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, इसमें कोई और पॉइंट का एक्सेलरेशन, हर एक का हर वक्त सेम रहेगा। तो देयरफॉर हम लोग पार्टिकल जैसे बॉडी स्टडी करेंगे। यानी इस चैप्टर में इस टाइप का गिरता हुआ पार्टिकल, अब तो खैर पार्टिकल भी कह नहीं सकते हो, इस टाइप का गिरता हुआ ऑब्जेक्ट को हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे। तो क्या करना ही नहीं है? करेंगे। पता है कब करेंगे? रोटेशन चैप्टर में जाके, क्योंकि इसके अंदर रोटेशन इन्वॉल्व है। तो हम लोग रोटेशन चैप्टर में जाके करेंगे, इस चैप्टर में नहीं। चलो, यानी कुछ चीज तो हमने इजी कर दिया। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लियर कर दिया कि न्यूटन्स लॉ में जो F = ma है वो जो मर्जी पॉइंट पे अप्लाई नहीं होता है, वो सिर्फ एक पॉइंट पे अप्लाई होता है, और वो है सेंटर ऑफ मास। ओके, आई हैव अ न्यू क्वेश्चन नाउ, एंड दैट इज in case of gravity, what is the point of application? बताओ, ये पॉइंट कौन से पॉइंट पे लगता है? बताओ, कौन से पॉइंट पे फोर्स लगेगा? आप बताओ, बोलो बोलो। अच्छा, मतलब मुझे भी पिकअप करना पड़ेगा किसी को, तब बताओगे? ओके, आदित्य से सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ मास, प्रियंक से सेंटर ऑफ मास, प्रथम से सेंटर ऑफ मास, रोटेट ना करें। एक सेकंड, एक क्वेश्चन चला गया थोड़ा सा ऊपर। सौरभ मैसेज आज की कोई, क्यों हम एजम्पशन ले रहे हैं कि पार्टिकल मोशन के टाइम पर रोटेट ना करे? ना देखो, क्योंकि अगर रोटेट भी कर रहा है ना साथ साथ, तो इन दैट केस हमें एडिशनल इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, जो कि हम लोग अभी फिलहाल नहीं करना चाहते हैं। वो एडिशनल इक्वेशंस हम लोग 2 चैप्टर बाद हम लोग करेंगे, इसलिए अभी फिलहाल अवॉइड कर। और कोई बात ऐसे नहीं कि वो पढ़ते नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी इस चैप्टर में नहीं। ओके, चलो ठीक है। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली टू समबडी। लेट मी गो टू वैष्णवी। वैष्णवी, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? वैष्णवी, यस, माय क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक, एंड दैट इज, ये ग्रेविटी फोर्स कौन से पॉइंट पे लगता है?
Yes, Vaishnavi, do you have an answer? Are you trying? Okay, there are more answers coming up. This one is from Arav, and that is along the line joining center of mass and center of earth. Okay, अब सुनो, ये थोड़ा controversial answer हो गया Arav, but you are partly right. Let me mention this. और Arav, you won't be always right, ये भी ध्यान रखना. आज आप सुनो, इसका है आंसर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यानी ग्रेविटी फोर्स इफेक्टिवली कहां पे लगता है? ग्रेविटी फोर्स इफेक्टिवली लगता है एक ऐसे पॉइंट पे जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. उसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यू माइट सारी बात पे ये एक और पॉइंट आ गया. तो देन ऑब्वियसली द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अलग और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है क्या? द आंसर इज दैट मोस्टली दे आर इक्वल. मोस्टली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होता है. तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे. तो देयरफॉर ध्यान रखना, इन दिस चैप्टर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. पर ध्यान रखना, अगर दो पॉइंट्स अलग अलग नाम के हैं, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक सेंटर ऑफ मास, यानी ये दोनों पॉइंट जरूरी नहीं कि सेम होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, तो उस रिंग का जो सेंटर है, रिंग का सेंटर यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर और जो रिंग का सेंटर ऑफ मास है वो बराबर होगा. तो दैट डज नॉट मीन कि ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास बराबर होगा, ऐसे मतलब नहीं होता. बट हाँ, इस केस में बराबर हुआ. तो सिमिलरली इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर. देखो मैंने पहले बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कंसेप्चुअली बराबर. तो यू माइट से फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को अलग कैसे कब हम करेंगे? ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना कैसे होता है. और इसके अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना होता है. तो जब दोनों चार टॉपिक खत्म हो जाएगा तब तुमको पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास कब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाता है और सेंटर ऑफ मास कब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा हटके होता है. देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया. तो चलो ठीक है, जब करेंगे तब देखेंगे. अभी तो फिलहाल तो ऐसे कुछ जरूरत नहीं है ना, तो देयरफॉर वी कैन अवॉइड इट, है ना. चलो यानी ये हो गया. नेचर, ग्रेविटी का नेचर क्या होता है? पुश या पुल? ठीक है ना. Who will say that? रोज श्रेया. Yes, sir. ग्रेविटी का नेचर क्या होता है? पुश या पुल? Sir, pull. चलो ठीक है, यानी क्या हो गया? पुल. अच्छा रोज तो थोड़ा सा एक बार रुक जाओ, एक बार एक और क्वेश्चन का भी आंसर दे दो. इज दैट अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स. यस रोज. Sir, then it can be both push and pull. ओके, डिपेंडिंग. Sir, depending on the charges. हाँ, फिर थोड़ा बताओ भी आगे. डोंट गिव हाफ आंसर्स, थोड़ा और अच्छे से बताओ. चलो ठीक है, यानी क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों पॉसिबिलिटी है. पुल होगा अगर ऑपोजिट साइन ऑफ चार्ज होगा, और पुश होगा अगर सेम साइन ऑफ चार्ज होगा. यानी प्लस प्लस में पुश, माइनस माइनस में पुश और प्लस माइनस में पुल. अब तो ठीक है ना. चलो, सो दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स. बट देन अभी इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स तो डील कर नहीं रहे, हम लोग ग्रेविटी फोर्स डील कर रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज गुड एनफ डिस्कशन. अब आ जाओ यूनिक फीचर्स. ठीक है, यूनिक फीचर में कई बार क्या होता है ना, हम लोग कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं और इस वजह से मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स या कंसेप्ट्स दिमाग में भी घुस जाता है. इसलिए उस मिसलीडिंग चीज को हम खत्म करना चाहते हैं. इसलिए मैं एक बड़ा स्पेसिफिक चीज पूछ रहा हूं. लेट मी आस्क समबडी. हमें प्रसुक जैन, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? यस सर. ओके, ये मेरा सर है, जो भी है व्हाटएवर, है ना. और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रख दिया. ठीक है, मैंने एक बॉक्स रख दिया. तो क्या मेरे सर पे कुछ फील होगा? यस सर. क्या फील होगा? बॉक्स का वेट. ओके, तो यू मीन टू से कि बॉक्स का वेट मेरे सर पे फील होगा. नाउ दैट इज अ स्टेटमेंट बाय प्रसुक जैन. अब सुनो ध्यान से, कभी भी कोई स्टेटमेंट अगर हम बोलते हैं तो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है. चलो, प्रसुक जैन ने अपने ओपिनियन बताया, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं. व्हाट प्रसुक सेड वाज दैट कि मेरे सर पे बॉक्स का वेट फील हो रहा है. चलो ठीक है, लेट्स हैव समबडी एल्स
to either say yes or no to that particular answer. Shaurya Chaudhary. Shaurya Chaudhary. Yes, sir. Was Prasuk right or wrong? Yes, sir. I think he was right. Okay. अब सुनो एक चीज, सौरभ अभी रुको. एक काम करता हूं मैं ना, देखता हूं कि ये कुछ भारी सा आ गया मेरे सर पे, तो मैं तुम लोगों में से दो को बुलाता हूं. चलो तुमको ही बुला लेता हूं कि देखो जरा ये क्या इतना भारी है, थोड़ा सा हेल्प कर दो. तो क्या करोगे तुम? सर उसे उठाने की कोशिश करेंगे. चलो मतलब थोड़ा सपोर्ट दो दोगे. एकदम उठा लोगे तो फिर तो सारा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा. बात तो बराबर ही हो गया, या तो मेरे ऊपर है या तुम्हारे ऊपर है. तो तुमने बोला चलो ठीक है, थोड़ा ज्यादा वो लग रहा है तो थोड़ा सपोर्ट दे दिया. अगर तुमने थोड़ा सपोर्ट दे दिया तो क्या मेरे सर पे फोर्स सेम रहेगा या घटेगा या बढ़ेगा? सर कम हो जाएगा. थोड़ा कम हो जाएगा. ओके चलो ठीक है. क्या वेट कम हुआ है? नो सर. तो वेट अगर कम नहीं हुआ है और अगर मैं वेट को फील कर रहा हूं तो मैं फिर फोर्स कम क्यों फील कर रहा हूं फिर अभी? सर क्योंकि हम नॉर्मल फोर्स को फील करते हैं शायद. यानी देख रहे हो प्रसुक, इट्स नॉट दैट यू डिडंट नो दिस आंसर. लेकिन कई बार ना हम जब आंसर देते हैं तो बड़े कैजुअली दे देते हैं. और मैं इसी चीज को काउंटर करना चाह रहा था. इज दैट एक बॉडी का वेट उसी बॉडी पे लगता है, दूसरे बॉडी पे नहीं लगता. से अच्छा इसके मतलब अगर आपके सर पे अगर बॉक्स रख दूं तो आपको कुछ फील ही नहीं होगा. देखो ये तो नहीं मैं बोला ना, मैंने क्या बोला कि उस बॉक्स का वेट मैं फील नहीं कर सकता. उस बॉक्स का वेट वो बॉक्स ही फील कर सकता है. पर उस वेट के कारण मेरे सर पे एक और फोर्स क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज आइडिया ऑफ नॉर्मल फोर्स. क्योंकि तुम लोगों ने ये सब चीजें पहले भी पढ़ा है तो यू आर नोइंग द आंसर बिफोर. वैसे तो मैंने नॉर्मल फोर्स के बारे में जिक्र नहीं किया, बट यू नो इट, आई नो. सो देयर इज नो इशू विद दैट. यानी मैं जो फील कर रहा हूं अपने सर पे वो वेट नहीं है, वो है नॉर्मल रिएक्शन. हाँ ये बात जरूर है कि वो नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ वेट. लेकिन अगर वेट और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल बोल दो तो गलत हो जाएगा. क्यों? अब जैसे मैंने इसको बोला कि थोड़ा हेल्प कर दो तो उसने थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया और मेरे ऊपर सर के ऊपर जो फोर्स है वो कम हो गया. तो क्या वेट कम हो गया? नहीं हुआ. लेकिन वेट कम ना होने के बावजूद मेरे ऊपर फोर्स कम हो गया. क्यों? क्योंकि मैं वेट फील ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कोई और फोर्स फील कर रहा हूं. क्या फील कर रहा हूं? नॉर्मल फोर्स. इसलिए वेट के बारे में कई बार मिसलीडिंग होता है कि इस बॉडी का वेट उधर लग गया उधर लग गया. नो, वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट्स ओनली ऑन दैट बॉडी. यानी वेट एक बार फिर से समझा दो सर. ऑफ अ बॉडी एक्ट्स ओनली ऑन दैट बॉडी. यानी देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वो जो बॉक्स का वेट है ना वो बॉक्स पे लग रहा है, मेरे पे नहीं लग रहा. लेकिन उस बॉक्स के वेट के कारण एक नॉर्मल फोर्स जनरेट हो रहा है मेरे सर पे. मुझे नॉर्मल फोर्स फील हो रहा है, ना कि वेट. इनफैक्ट सपोज मैंने शौर्य को बुलाया और शौर्य ने क्या किया, भाई इनके ऊपर वेट ज्यादा लग रहा है, चलो ठीक है. तो शौर्य थोड़ा सा ताकतवर है तो उसने क्या किया, पूरे बॉक्स को एकदम हल्का सा उठा लिया. यानी अब मैं कुछ भी नहीं फील कर रहा हूँ क्योंकि शौर्य ने अकेले पूरे वजन उठा लिया लेट से अपने हाथ से. तो फिर मेरे सर पे तो कुछ भी नहीं. अब यानी अगर मेरे से कोई पूछेंगे सर पे क्या फील कर रहे हो, मैं बोलो कुछ भी नहीं. तो इसका मतलब क्या वेट गायब हो गया? वेट तो नहीं गायब हुआ ना. पर हुआ क्या ना, उस वेट को किसी और ने इक्विलिब्रियम करा दिया बिकॉज ऑफ नॉर्मल फोर्स. इसलिए मेरे सर पे नॉर्मल फोर्स खत्म. तो देयरफॉर मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा हूं. पर इसका मतलब ये नहीं कि वेट खत्म हो गया. तो देयरफॉर व्हाट इज द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट? वेट ऑफ ए बॉडी विल एक्ट ओनली ऑन दैट बॉडी. वो किसी और बॉडी पे नहीं लग सकता. हाँ किसी और बॉडी पे वाया मीडिया होके नॉर्मल रिएक्शन वगैरह ये सब चीजें हो सकती, बट दोनों अलग अलग फोर्स है. यानी मैं फाइनली क्या फील कर रहा हूं, मैं उस बॉक्स का वेट नहीं, मैं नॉर्मल रिएक्शन फील कर रहा हूं. बस ये छोटा सा चीज है, लेकिन कई बार नहीं हम लोग मिक्सअप करके गड़बड़ कर देते हैं. इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया, एक बॉडी का वेट वही बॉडी फील करेगा. मेरा बॉडी का वेट मैं फील करूंगा. नहीं से नहीं, आप तो फ्लोर पे भी वो कर रहे हो. फ्लोर पे जो फील होगा वो उसका नॉर्मल रिएक्शन है, विच मे बी इक्वल टू द वेट, विच मे बी मोर देन द वेट ऑल्सो. अब एक चीज बताओ, मान लो मेरे सर पे कुछ है और कोई आके उसके ऊपर और दबा देता है, तो यानी मैं क्या करूंगा, वेट से भी ज्यादा फील करूंगा, होगा ना. तो देयरफॉर क्या फील कर रहा हूं मैं, एम आई फीलिंग वेट? नो. क्या फील कर रहा हूं? नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल फोर्स. तो ये मेरा कहने का मतलब था. देखो बॉक्स का वेट बॉक्स को लगेगा, उस वेट के कारण मुझे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. और कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर हो जाता है, कभी कम भी होता है और कभी ज्यादा भी होगा. सो ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर. ध्यान रखना, ठीक है. सर एक डाउट सर. हाँ बेटे. सर बॉक्स की वजह से, मतलब आपके सिर पे बॉक्स रखा है तो बॉक्स और आपकी वजह से जो फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है
और आपकी वजह से जो बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो थोड़ा वो कर लो। देखो मैं बताऊं, ये डिटेल में तो खैर जब हम लोग और डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी फिलहाल मैं इतना ही आंसर करूंगा इज दैट कि फ्लोर पे जो नॉर्मल एक्शन लगेगा वो भी मेरा वेट या बॉक्स की वजह से नहीं लग रहा, मतलब इन द सेंस कि मेरे वेट और बॉक्स के वेट के बराबर नहीं होगा, वो कभी कभार बराबर होगा और कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है और कभी कभी कम भी हो सकता है। यानी इस वेट के कारण एक नॉर्मल फोर्स फ्लोर पे जनरेट होगा, बट ये कह देना कि फ्लोर पे वेट लग रहा है विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि फ्लोर पे वेट से ज्यादा भी लग सकता है और वेट से कम भी लग सकता है। जब हम लोग लिफ्ट वाले केसेस करेंगे तो देखना ये एस्पेक्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देयरफॉर दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है वो वेट नहीं, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, ठीक है? आई होप दैट्स क्लियर। अगर नहीं है तो आप भी पूछ सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। नाउ लेट मी गो टू द, हाँ बेटे सर एक डाउट, यही नॉर्मल रिएक्शन फील होता है सर, ये समझा दो। नॉर्मल रिएक्शन वाला तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अगला फोर्स यही है, दैट इज आप कहते हैं वो फील कौन सा वाला फोर्स होगा? फील। देखो नॉर्मल रिएक्शन करूंगा क्योंकि मैंने अभी यही एक्सप्लेन किया कि बॉक्स का वेट तो है, लेकिन अगर मान लो मुझे किसी ने सपोर्ट करके बॉक्स को पकड़ लिया, तब तो मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा हूं। तो मैं अगर जीरो फोर्स फील कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या बॉक्स का वेट जीरो हो गया? नहीं है ना, बॉक्स का वेट तो अभी भी उतना ही है, लेकिन मैं जीरो फील कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं बॉक्स का वेट फील ही नहीं कर रहा था, मैं शुरू से नॉर्मल रिएक्शन को फील कर रहा था, जो कि कभी कभी जो है वेट के बराबर भी होता है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये कह देना कि बॉक्स का वेट मेरे पे लग रहा है, यानी तो फिर तो हमेशा सेम फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि बॉक्स का वेट तो कांस्टेंट है। बट मुझे तो कांस्टेंट फोर्स फील नहीं हो रहा है ना, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्स फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं फोर्स ऑफ वेट फील ही नहीं कर रहा हूं बॉक्स का, मैं फील कर रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन, जो कि हम दोनों के सरफेस ऑफ कांटेक्ट की वजह से। पर नॉर्मल रिएक्शन तो वो वाला लगवाएगा नीचे वाला बॉक्स पे। नहीं नहीं, थर्ड लॉ के हिसाब से मैं भी उसको नॉर्मल रिएक्शन दूंगा, वो भी मुझे नॉर्मल रिएक्शन देगा, थर्ड लॉ। अच्छा ठीक है सर एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर ग्रेविटी का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा है, लेकिन ग्रेविटी तो उस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पे एक्ट करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पूरा नीचे आ रहा है। यही तो बात है। तभी तो, जैसे अगर इस मार्कर को देखते हो तो इसका मास यहाँ पे भी है, 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 इसका मास यहाँ पे भी है। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि इफेक्टिव मास को कहाँ पे इमेजिन करूं, तो वही होता है सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली अगर तुम इस मार्कर को बहुत सारे पार्टिकल्स में इमेजिन करते हो, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स है, तो मैं कौन से पॉइंट पे पूरे ग्रेविटेशन फोर्स को इकट्ठे इमेजिन करूं? यही होता है ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट। और मैंने पहले बोल दिया इस चैप्टर में तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम आता, बट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है, तो देखना आगे जाके चैप्टर्स में हम लोग इस टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसका आंसर 0 नहीं आएगा, देखना कुछ आएगा। तो ये दोनों अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों का डेफिनेशन अलग है। एक में मास को देखा जाता है और एक में वेट को देखा जाता है, और दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना? हाँ, कई बार सेम भी होता है, सेम होता है कई बार, तभी तो मैंने लिख दिया था ना भी यहाँ पे नीचे, अब तो मिटा दिया है। इज दैट इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ले लो, घबराओ मत। बट आगे के लिए मैंने पहले तैयारी कर दिया, माइंडसेट बना दिया कि दोनों का डेफिनेशन अलग है, इसलिए कभी कभी दोनों अलग पॉइंट्स भी होंगे। ठीक है, और कोई सवाल? तो सर मतलब हम सेंटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, वैसे फोर्स पूरे ऑब्जेक्ट मतलब हर एक जगह पे ही लगता है? बिल्कुल, इट्स लाइक मास ओनली। ये मार्कर क्या मास क्या सेंटर मास पे है? नहीं ना, मास तो हर जगह पे है, पर इफेक्टिव एक पॉइंट हम मान लेते हैं, तो दैट इज द सेंटर ऑफ मास। ओके सर, है ना, दैट इज द आइडिया। चलो एनीवे, नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। मत मिटाना सर। हां सर फिफ्थ वाला मत मिटाना। नहीं, अभी तो जस्ट ऊपर वाले भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखो मैग्नीट्यूड, नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कितना, अगर ये सवाल है तो आंसर इज दैट आई डोंट नो। पता है क्यों आई डोंट नो? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जरा सोचो, मैं अभी इस दीवार पे हल्का सा लीन कर रहा हूं, तो दीवार और मेरे साथ कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। बट मान लो अब मैं और अच्छे से लीन कर रहा हूं ऐसे करके, तो खुद विजुलाइज कर लो। ऐसे तो तुमको दीवार दिख नहीं रहा होगा, बट इतना तो सबको फिजिक्स आता है। क्या सेकंड केस में थोड़ा फोर्स बढ़ गया होगा या नहीं? तो यानी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता।
नॉर्मल रिएक्शन का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। यानी जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये सरफेस है, अब मान लो इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दे, चलो जी ये एक ऑब्जेक्ट, तो कुछ ना कुछ नॉर्मलेशन लग रहा होगा, पर मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर और दबा देता हूँ ऊपर से, तो क्या होगा, इसी सरफेस पे अब नॉर्मलेशन क्या होगा, बढ़ गया होगा। तो देयरफॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट नॉर्मल रिएक्शन को कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। फिर क्या होता है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से ढल जाता है, यानी मैग्नीट्यूड एडजस्टेबल, यानी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये चीज वही मैंने बोला कि अगर मान लो इस दीवार पे मैं ऐसे लीन कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ नॉर्मल एक्शन होगा, पर मैं अगर ऐसे लीन करूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा नॉर्मल एक्शन, है ना। यानी नॉर्मल एक्शन होता क्या है ना, इट इज अ फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट, व्हेन इट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स। डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तभी तो इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, यानी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, तभी इसका नाम है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, जहां पे पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होगा वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बिना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग सकता। जैसे अब देखो इस वॉल पे मैं शोल्डर के साथ टच कर रहा हूं, इस वॉल पे अब मैं शोल्डर के साथ टच कर रहा हूं, यानी नॉर्मल रिएक्शन अब शोल्डर पे लगेगा क्योंकि यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन इस वाले वॉल पे मैं पाम के साथ यानी हाथ के साथ टच कर रहा हूं, यानी नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लगेगा, हाथ के ऊपर लगेगा, हैंड के ऊपर यानी पाम के ऊपर लगेगा, ये चीजें। तो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन वहां पे लगेगा जहां पे पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलो आई थिंक देयर आर सम लॉन्ग आंसर्स आल्सो कमिंग अप, वेल आई डोंट नो वेदर देयर आर क्वेरीज और व्हाट आई मीन। बाप रे, इतने बड़े क्वेश्चन मत पूछो भाई, थोड़ा छोटा करके पूछो। सौरभ इज आस्किंग अगर हम हाथ में सपोर्ट एक हेवी चीज के लेके करते हैं तो दर्द फील होता है एटसेट्रा। बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो दर्द से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये देखो ये होता है इसका नॉर्मल एक्शन डायरेक्शन, ठीक है ना, ये होता है नॉर्मल एक्शन, यानी जहां पे कांटेक्ट है और परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल एक्शन, इट्स लाइक दैट। आर्यन हैज आस्क्ड डू वी स्टम्बल बिकॉज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। देखो स्टम्बलिंग के बहुत रीजंस हो सकते हैं, तो देखो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल डिस्कशन, आई मीन इसलिए इसको पोस्टपोन कर दो। टॉपलिंग स्टम्बलिंग ये सब पूरा अच्छे से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में रोटेशन चैप्टर में, तब डिस्कस करना। अक्षय दास की F = a में तो गलत लॉ नहीं है, अगर हम M = F/a लिखें और अगर बॉडी पे जीरो फोर्स हो तो जरूरी थोड़ी कि मास जीरो हो, नहीं तो यू नो मास जीरो की बात नहीं, इट सेज दैट एक्सेलरेशन विल बी जीरो, और जबरदस्ती F = ma को M = F/a लिख के F 0 है a 0 है तो therefore 0/0 इस तरीके से डिस्कशन नहीं करेंगे ठीक है ना, ये तो इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ डिस्कशन होगा, सो लेट्स नॉट डू दैट ठीक है ना। चलो नेचर क्या है, नेचर क्या होगा, पुश या पुल। ओके काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं। प्रियंक हैज सेड पुश, ओके देखते हैं, सबने दे दिया पुश, भूमिजा, ध्रुव, नियन, ओके आदित्य शर्मा, देव, रूहानी, एवरीबॉडी इज सेइंग ये तो पुश ही होगा। चलो ठीक है, ओके ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का जो नेचर होता है वो है मोस्टली पुश, यानी हम लोग तो जो है पुश को ही डिस्कस करें, बट देन यू माइट से कि क्या पुश के अलावा पुल भी हो सकता है ना। तो आंसर इज दैट एक केस में होता है, और वो है अगर मान लो एडेसिव लगा के अगर हम कहीं चिपका दें, अगर हम एडेसिव लगा के अगर हम कहीं चिपका दें तो इन दैट केस एक पुल का भी चांस होता है। एडेसिव लगा के अगर हम चिपका दें कैसे, मैं देखो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज एक फ्लोर पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख, ठीक है ना, फ्लोर पे एक बॉक्स रखा हुआ, तो ये बॉक्स और फ्लोर के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ये तो होगा पुश। क्यों, ये फ्लोर बॉक्स को पुश कर रहा है और बॉक्स फ्लोर को पुश कर रहा है, तो ये तो हो गया पुश। और ये नॉर्मल एक्शन ऐसे हो गया यहाँ पे, और ये नॉर्मल एक्शन हो गया। नाउ यू माइट से आपने दो क्यों ड्रॉ किया ना, ये नॉर्मल एक्शन है ऑन द बॉक्स ड्यू टू फ्लोर, ये सारा नोट कर लो। दिस नॉर्मल एक्शन इज ऑन द बॉक्स mg क्यों नहीं लिखा नीचे वाले को, ड्यू टू फ्लोर। बेटे देखो 90% केस में mg होगा, 10% केस में mg से ज्यादा और mg से कम हो सकता है। क्यों,
क्योंकि ये जो फ्लोर है ये एक लिफ्ट भी हो सकता है, तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा इन दैट केस पता होगा शायद कि वेट से ज्यादा हो जाता है, और अगर लिफ्ट नीचे आता है इन दैट केस वेट से कम हो जाता है, इसलिए वेट का गारंटी नहीं दे सकता हूं। तो वो देखो मैंने नॉर्मल एक्शन लिखा, मैंने एमजी नहीं लिखा, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया नॉर्मल एक्शन ऑन द बॉक्स ड्यू टू फ्लोर, ये वाला, और ये वाला नॉर्मल एक्शन है ऑन द फ्लोर ड्यू टू बॉक्स। यानी एक नॉर्मल एक्शन बॉक्स ने फ्लोर को दिया, एक नॉर्मल एक्शन फ्लोर ने बॉक्स को दिया। देखो अच्छे से, ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं कह रहा था इज दैट एक केस में पुल भी होता है। कैसे? सपोज पता है मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सरफेस है, ठीक है ना, और इस सरफेस को मैंने क्या किया, थोड़ा सा वो लगा दिया, फेविकॉल टाइप का लगा दिया, और मैं छत पे ले गया इसको, मतलब सीलिंग पे, और इसको ऐसे चिपका दिया। तो ध्यान से सिचुएशन समझो, मैंने यहाँ पे अच्छे से फेविकॉल डेंड्राइट जो भी लगा सकता हूँ लगा दिया, और ये सीलिंग है, और सीलिंग पे जाके मैंने इसको ऐसे चिपका दिया, तो चिपक गया। तो अब अगर देखोगे तो यानी अब ये छत पे है ऐसे, तो ये तो चिपका हुआ है छत के साथ, तो इसको तो कायदे से नीचे गिरना चाहिए, गिर तो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसको छत ने पकड़ के रखा। तो अब जो नॉर्मल एक्शन होगा ये और ये, तो ये भी एक नॉर्मल एक्शन है, ये भी एक नॉर्मल एक्शन है। अब इस नॉर्मल एक्शन को डिस्कस करो, डिस्क्राइब करो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि ये वाला नॉर्मल एक्शन ऑन द बॉक्स ड्यू टू फ्लोर है, तो यहाँ पे बॉक्स और छत सीलिंग, तो यहाँ पे दो चीज है, एक है बॉक्स और एक है सीलिंग, ठीक है। तो जो ऊपर वाला नॉर्मल एक्शन है, अगर उसके बारे में बोलना होगा कि ये नॉर्मल एक्शन ड्यू टू बॉक्स ऑन द सीलिंग है या ड्यू टू सीलिंग ऑन द बॉक्स है या जो भी है वो बोलना है मुझे, तो लेट्स सी यू नो कौन क्या बोलते हैं, लेट्स सी। तो लेट मी गो टू संकल्प कैन यू बी एडमिटेड? संकल्प, यस सर। हाँ बेटे, इस नॉर्मलेशन को डिस्कस करो जरा, ऊपर वाला, ये वाला, ये किसके है और किसके ऊपर है और किसके वजह से है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना ऑन द बॉक्स ड्यू टू फ्लोर, तो यहाँ पे बताओ ये कौन सा है, ऑन द क्या और ड्यू टू क्या? सर ऑन द सीलिंग बाय द बॉक्स, मतलब एडहेसिव बॉक्स जो भी है। हाँ वही मतलब, ओके ये ऑन द सीलिंग है। अच्छा चलो ठीक है, ये जो बॉक्स है इसका वेट है? हाँ सर होगा। किस तरफ होगा? सर नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ, यानी बॉक्स का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, चलो ठीक है। और ये वाला नॉर्मलेशन क्या है फिर? सर ये जो सर सीलिंग ने लगा रखा है। नहीं 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 ऐसे नहीं, क्लियरली बताओ, ऑन द डैश ड्यू टू डैश, तो इसके बाद में क्या लिखोगे? ऑन द बॉक्स ड्यू टू द सीलिंग। ओके, ऑन द बॉक्स ड्यू टू सीलिंग, तुमने ये बोला है ना? यस। और ये हो गया ऑन द सीलिंग ड्यू टू बॉक्स। ओके फाइन। अब एक काम करो, थोड़ा ध्यान से जरा बॉक्स पे नजर दो, बॉक्स के पास कितने फोर्सेस हुए फिर? सर 3। तीसरा कहां से आ गया? दो ही तो है। दो सर। 2 फोर्स, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों के डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, तो बॉडी को तो नीचे गिरना चाहिए फिर। हाँ सर। तो बॉडी का नीचे गिर गया, अगर चिपका के रख दिया तो बॉडी नीचे तो नहीं गिरा है? नहीं सर वो फेविकॉल लगा है तो। ना तो फेविकॉल फोर्स कुछ नहीं है यहाँ पे, फोर्स इज नॉर्मल एक्शन ओनली, है ना, वो फेविकॉल के वजह से क्रिएट हुआ है, बट है तो नॉर्मल एक्शन ना। तो आप बताओ, दोनों फोर्स अगर नीचे की तरफ है तो इसको नीचे आना चाहिए, बट ये नीचे तो नहीं आ रहा, कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर ये जो नॉर्मल ऊपर की तरफ है सर, ये वो बॉक्स की जगह वो जो चिपकाया है उससे होगा। नहीं नहीं रुको रुको रुको, ये जो फोर्स है ये तो सीलिंग पे लग रहा है, सीलिंग वाला फोर्स बॉक्स को क्यों मदद करेगा? अगर मान लो तुम्हारे दोस्त के पास पैसा है तो वो अपना सामान खरीदा, तो तुम्हारा सामान थोड़ी खरीद रहा है भाई, दोस्त के पास पैसा है वो अपना सामान खरीदेगा, तुम्हारे पास पैसा है तुम खरीदोगे। तो ये नॉर्मल एक्शन सीलिंग के पास है, सीलिंग कोई मदद नहीं करने वाला, और ये वाला नॉर्मल एक्शन बॉक्स के पास है, और ये भी डाउनवर्ड्स है, वेट भी डाउनवर्ड्स है, फिर तो ऑब्जेक्ट को नीचे गिरना चाहिए। एक्चुअली मैं बताता हूँ कहाँ गलती हुआ, गलती इनके उल्टा हो गया। ये जो नॉर्मल एक्शन है ना, ये ऑन द बॉक्स है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये ऑन द बॉक्स ड्यू टू सीलिंग है। यानी इस बार पता है क्या हुआ, इस बार ये जो मैंने बॉक्स को चिपका के रखा है ना, तो ये बॉक्स नीचे गिरना चाहता है,
लेकिन छत ने पकड़ के रखा है, यानी छत ने इसको पुल करके रखा हुआ है। तभी तो मैंने बोला ना कि मोस्टली नॉर्मल रिएक्शन जो होता है मोस्टली पुश होता है, पर एक केस में पुल होता है और वो एडेसिव वाला केस। तो ये वो एडेसिव वाला केस है। तो यानी ये हो गया एग्जांपल ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का पुल। तो और ये भी गलत हो गया, फिर ये हो गया ऑन द सीलिंग ड्यू टू बॉक्स। अब क्लियर है? देख लो, अभी भी डाउट पूछ लिया करो, नहीं तो रह जाएगा। यस यस एवरीबॉडी, कोई डाउट है? ओके, पलक हैज गिवन एन आंसर बट आई डोंट नो व्हिच फोर्स यू आर सेइंग। तो लाइक ओके, भूमिजा सेड कि एक बार इसको प्लीज रिपीट कर दीजिए। आप तो सुनो, देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर मैं इस बॉक्स को देखता हूं तो ये बॉक्स को मैंने छत पे चिपका दिया, तो बॉक्स का वेट तो नीचे की तरफ खींच रहा है उसको, लेकिन फिर भी नीचे नहीं गिर रहा है, यानी उसको कोई ऊपर भी फोर्स दे रहा है। तो ऊपर कौन फोर्स दे रहा है? ना ऊपर ये वाला नॉर्मल एक्शन फोर्स दे रहा है। तो ये बताओ, ये जो नॉर्मल एक्शन है ये बॉक्स को पुल नहीं कर रहा है। खुद सोचो, ये बॉक्स को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है और वेट नीचे की तरफ है, तभी तो बॉक्स संभला हुआ है, यानी वहां पे चिपका हुआ है। तो देयरफॉर ये हो गया एग्जांपल ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जहां पे पुल करता है। सो देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पुल इन नॉर्मल रिएक्शन। रुको अभी ना, सब एसी वैसी बंद हो गया तो अभी फैन चला देता हूं, मैं देखता हूं। हाँ जी, अभी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि नॉर्मल रिएक्शन में पुल कब होता है, एक बार अच्छे से देख लो। अभी भी कोई सवाल है पूछ लो। आदित्य has asked a question that is can tension be also an example? एक्चुअली देखो, पुल का मतलब टेंशन होता है, पुश का मतलब कंप्रेशन होता है। इसलिए जो मैंने पुल लिखा है ना, यही टेंशन है, इसलिए अलग से कोई वर्ड यूज करने की जरूरत। मैं तो थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा था। और कोई बात? सर हाँ जी बेटे। सर जैसे इंक्लाइंड पे ब्लॉक को रख दिया, नीचे भी एन लग रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ हाँ सर उससे भी तो ऊपर और नीचे कंपोनेंट्स आएंगे, तो उसमें भी पूरा अलग केस छोड़ दो। इस वाले केस में अगर मैं सिर्फ बोलूंगा भाई बॉक्स का डायग्राम बनाओ, तो फिर ये वाला नॉमिनेशन हटा देना। अगर तुम सिर्फ बॉक्स का डायग्राम बनाना चाहते हो तो ये दो फोर्स आएगा, एक ये नॉमिनेशन जो कि उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, और एक है वेट ऑफ द बॉडी, ये हो गया वेट MC, और वो एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो जरा ध्यान से कि इस केस में जो नॉर्मल एक्शन है वो बॉक्स को ऐसे पुल कर रहा है, तो मैं वही दे रहा था कि एक एग्जांपल होता है नॉर्मल एक्शन में जहां पे पुलिंग होता है, और वो ये वाला एग्जांपल। ये मेरे कहने का मतलब। अब ठीक है सबको? आदित्य भाटिया आज की एक बार यही सेम एक बार इंक्लाइन प्लेन पे भी बता दो। देखो इंक्लाइन प्लेन पे मैं पार्शियली बता देता हूं, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चंस में बताऊंगा। इंक्लाइन प्लेन में ऐसे होता है, देखो इंक्लाइन प्लेन पे बॉक्स के ऊपर जो नॉर्मल एक्शन लगेगा वो ऐसे लगेगा। ये बॉक्स के ऊपर जो नॉर्मल एक्शन लगेगा इंक्लाइन प्लेन पे वही है। एडहेसिव वाला ऊपर से कनेक्ट कर रखा है इंक्लाइन प्लेन पर। नहीं, एडहेसिव अगर इंक्लाइन प्लेन हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो नॉर्मल एक्शन पुश ही होगा, फिर वो छोड़ दो। ऊपर की साइड कर रखा है ना, नहीं ऊपर की तरफ क्यों लाएगा? नॉर्मल एक्शन इज ओनली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो। ऊपर नीचे वर्ड यूज मत करो, ऊपर नीचे इज अ वेरी फिशी वर्ड, एकदम क्लियर वर्ड्स यूज करो, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो, कह रहा था मैं, नॉर्मल नहीं सरफेस। हाँ बेटे सर सरफेस, हाँ तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये हो गया ना, तो इसका नॉर्मल एक्शन ही आ गया। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे डिटेल में तो और अच्छे से डिटेल में करेंगे, बट द पॉइंट इज दैट अभी फिलहाल इतना ही हमारे लिए नॉलेज काफी है कि ये हो गया इसका नॉर्मल एक्शन। देख लो जैसे ये हो गया इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल। बट एनीवे इसके ऊपर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके मैथमेटिक्स भी आएगा। तो अभी तो जस्ट मैं नेचर ऑफ फोर्स बता रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं कर, है ना। चलो एनीवे नेचर में आ गया। पुश और पुल में क्या हो गया? मोस्टली पुश। एक एडिसिव वाले केस में एक पुल का एग्जांपल होता है, बट दैट्स अ वेरी एक्सेप्शनल केस। ये केस तो आज तक आया भी नहीं। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि बाई चांस कभी किसी ना किसी साल में तो कभी तो आएंगे शायद, तो शायद ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो तुमको पता है, पहले से पता होना। और कोई बात। तो ये जो नॉर्मल एक्शन है ये इस बॉक्स को पुल करके रखा हुआ है, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस नॉर्मल एक्शन। बाकी जगह से ये तो पुश है, ये तो कोई पुश कर रहा है, ये तो ये जो नॉर्मल एक्शन है वो इस बॉक्स को ऐसे पुश कर,
तो ये तो पुशिंग टाइप ही है, ये पुलिंग टाइप का नहीं है, ठीक है ना। सरफेस ये जो इस बार को जो यूनिक फीचर्स है नॉर्मल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिस्कशन। ये अभी टाइम नहीं है ना, आज हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो इसलिए इसको अभी आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा हड़बड़ी हो जाएगा। तो हम लोग इसको कल अच्छे से डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन में यूनिक फीचर्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इधर मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक बस यही है बस। सर एक डाउट। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर ये जो इंक्लाइंड प्लेन वाला आपने एग्जांपल दिया है, हाँ जी, इसमें क्या नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स होगा वो mg के इक्वल होगा? नहीं, इस केस में mg के बराबर होगा कोई गारंटी नहीं है। और मैंने नॉर्मलेशन कब लिखा था mg के बराबर होता है? ये तो तुम लोगों में से कई लोगों ने बार बार मेरे से पूछा क्या नॉर्मलेशन mg है, mg है, मैं बार बार अवॉइड कर रहा हूँ। मैं बोला mg अलग फोर्स है, नॉर्मलेशन अलग फोर्स है, कभी कभी बराबर हो जाता है और कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, यू नेवर नो। सर mg cos थीटा के जैसे इक्वल होगा। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में देखना ज्यादातर केस में mg cos थीटा होता है, बट मैं इस डिबेट पे जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड पे भी जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो फिर क्वेश्चन पे आ जाता है। बट एनीवे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस केस में जो नॉर्मलेशन होगा वो mg cos थीटा होगा, तो mg तो नहीं हुआ ना, है ना, वही मेरे कहने का मतलब है। इसलिए देखो मैंने क्या बोला, वेट अलग फोर्स है, नॉर्मलेशन अलग फोर्स है, दोनों को मिक्स मत करो, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग ना नॉर्मलेशन बोलते हैं mg 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 सोच रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो मत सोचो। नॉर्मलेशन अलग फोर्स है, mg अलग फोर्स है, कभी कभी बराबर भी हो जाता है, ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम पहले से मान के चलो कि नॉर्मलेशन तो mg होगा, वो तो बिल्कुल गलत है, बहुत जगह गलत हो जाए, ठीक है ना। चलो एनीवे आई थिंक वी जस्ट रन आउट ऑफ टाइम अगेन। तो इसके ऊपर आप देखो ये डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चंस करने के पहले फोर्सेस के बारे में पता करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक फोर्स के बारे में कितना माइन्यूट चीजें अगर ना पता हो तो आगे जाके क्वेश्चंस में कमी आएगी, इसलिए तो मैं इतना डिटेल में फीचर्स ऑफ फोर्स को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वी विल बी कैरिंग ऑन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय एंड एंजॉय द वीकेंड। और मैं फिर से याद दिलाऊंगा, संडे अपना स्टडी चार्ट जो प्रोग्रेस चार्ट है वो जरूर भेजना, ठीक है। चलो हैव अ गुड डे, बाय बाय।